हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। कल हमने डिस्कस किए थे हमारी जो बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके 150 प्लस क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। शॉर्ट क्वेश्चन थे, एक एक नंबर के। आई होप आपने वो कर लिए होंगे। उसकी पीडीएफ भी मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल लक्की एजुकेशन पर डाल दी है। अपना टेलीग्राम चैनल है, वहीं पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नोट्स भी डले हुए हैं, सारी पीडीएफ वहीं पर डले हुए हैं। तो आज हम देखेंगे इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी। कल वैसे आपका पेपर है, इसके 100 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 इसका दोपहर तक आ जाएगा या इवनिंग तक आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा 100 क्वेश्चन करने में। मुश्किल से 10 मिनट या 15 मिनट लगाऊंगा मैं, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। ठीक है, मैप आपके कंटिन्यू आ रहे हैं शाम तक, और मैं मैप डालूंगा। उन मैप को जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब तक 3 वीडियो मैप के आ गए हैं, तो उनको भी करते रहें। घबराना नहीं है बिल्कुल, कोई भी दिक्कत हो तो बता देना मुझे। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन, विच इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे नंबर 1 पे तो आपको पता है सबसे पॉपुलेटेड कंट्री तो है चाइना, और सेकंड नंबर पे आता है अपना प्यारा भारत। ओके, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है 2011 की सेंसस के अनुसार? तो इंडिया की पॉपुलेशन या तो 121 करोड़ आ सकता है ऑप्शन में, अगर मिलियन में दे तो 1210 मिलियन आ जाएगा। ठीक है, मिलियन में जो होता है ना उसको करोड़ों में निकालना, तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, सिंपल। सबसे पहले सेंसस भारत में कब की गई थी, कंप्लीट सेंसस कब की गई थी? तो कंप्लीट सेंसस की गई थी 1881 में। सेंसस के बारे में आप सबको पता है, सेंसस मतलब जनगणना होती है, लोगों की काउंटिंग करते हैं। हर 10 साल में सेंसस की जाती है। सबसे पहले कंप्लीट सेंसस हुई थी 1881 में। पहली बार कोशिश की गई थी 1872 में। उसके बाद हर 10 साल में सेंसस की जा रही है। लास्ट टाइम हमारी सेंसस कब हुई? 2011 में। अब कब होगी? 2021 में हो चल रही है, अभी उसका डेटा आया नहीं है। ओके, तो कितने सालों में गैप कितना होता है सेंसस में? तो 10 साल का गैप होता है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? कल भी मैंने बताया था, जिस तरह से लोग स्पेस्ड हैं ओवर द अर्थ सरफेस की, पृथ्वी की सरफेस पर कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, उसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में पाई जाती है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है? किसी पर यूनिट एरिया में, है ना, पर कितने लोग रह रहे हैं, पर यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया। अब पर यूनिट एरिया में पर स्क्वायर किलोमीटर भी ले सकते हैं, पर माइल्स भी ले सकते हैं, तो आप तो इतना ही लिख देना, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। इसकी यूनिट क्या होती है? पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर की क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है 2011 की सेंसस के अनुसार? 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट की है 2011 सेंसस के अनुसार? बिहार की। कितनी है? 1102, 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया में कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट है? तो वो है दिल्ली। कितनी? 11,297, 11,297, याद रखना। अर्थमेटिक पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? पॉपुलेशन को डिवाइड कर दो एरिया से, निकल के आ जाएगी अर्थमेटिक पॉपुलेशन डेंसिटी। फिजियोलॉजिकल पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? तो टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दो टोटल कल्टीवेटेड एरिया, कितने एक एरिया पे खेती की जा रही है और टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उससे निकल के आ जाएगी साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल पॉपुलेशन डेंसिटी। एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालोगे? तो टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई टोटल कल्टीवेटेड एरिया, ध्यान रखना। पॉपुलेशन ग्रोथ हमने कल भी डिस्कस किया था कि किसी पर्टिकुलर जगह पर, है ना, किसी पर्टिकुलर जगह पर 2 टाइम पीरियड में कितना पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं। नेचुरल ग्रोथ कैसे निकालते हैं? बर्थ रेट और डेथ रेट को असेस कर लो, उससे आपको क्या पता चल जाएगा? नेचुरल ग्रोथ। तो बर्थ रेट में से क्या माइनस कर दो? डेथ रेट माइनस कर दो, नेचुरल ग्रोथ निकल के आ जाएगी। इंड्यूस्ड ग्रोथ का मतलब क्या है? देखो भाई, नेचुरल ग्रोथ तो होती है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, है ना, इन दोनों का पता लगा के हम नेचुरल ग्रोथ का पता लगा सकते हैं ना, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इंड्यूस ग्रोथ में एक चीज़ और ऐड हो जाती है, वो है आपका माइग्रेशन, है ना। तो यहाँ पे दे रखा है वॉल्यूम ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द पीपल। तो मतलब जैसे ये कोई पर्टिकुलर एरिया है ना, तो यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं, तो वो तो हो जाएगा इन माइग्रेशन। कितने लोग जा रहे हैं, वो हो जाएगा आउट माइग्रेशन, है ना। तो इनको और ऐड कर देते हैं किसमें? इंड्यूस्ड ग्रोथ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, इसकी इंड्यूस्ड ग्रोथ निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, कितने लोग आए तो इन माइग्रेशन, है ना, इन माइग्रेशन, कितने बाहर गए तो उसको हम माइनस कर देंगे आउट माइग्रेशन, ऐसे करके निकालते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आप याद कर लेना। इंडिया की एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है? तो इंडिया की एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ है 1.64%। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम का मतलब क्या है? किसी भी जगह पर पॉपुलेशन को डबल होने में जितना समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। विच टाइप ऑफ कंट्रीज टेक मोर टाइम टू डबल देयर पॉपुलेशन? किस टाइप के कंट्रीज में पॉपुलेशन को डबल होने में समय लगता है? देखो भाई, कंट्री 2 टाइप के होते हैं, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज, है ना, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज। तो डेवलप्ड कंट्री जो होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती है, तो पॉपुलेशन को डबल होने में ज़्यादा समय लगता है। डेवलपिंग कंट्री वो होते हैं अनपढ़, ज़्यादातर इलिटरेट पॉपुलेशन पाई जाती है, गरीब लोग पाए जाते हैं, फैमिली प्लानिंग करते नहीं है, सुख सुविधाएँ होती नहीं है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन को डबल होने में कम समय लगता है।
किस पीरियड को हम बोलते हैं स्टैग्नेंट या स्टेशनरी फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ? तो 1901 से 1921 का जो टाइम है इसको हम बोलते हैं स्टैग्नेंट या स्टेशनरी फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। किस पीरियड को हम बोलते हैं स्टडी फेज? स्टडी फेज मतलब धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती रही है इंडिया में, तो उसको 1921 से 1951 के फेज को बोलते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला फेज किसको हम बोलते हैं? तो 1951 से 1981। तो ध्यान रखना 3 फेज दे रखें। 1901 से 1921 के बीच में ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी नहीं थी, ठीक है, बर्थ रेट भी ज़्यादा थी, डेथ रेट भी ज़्यादा थी, इसलिए पॉपुलेशन स्टेशनरी रहती है। 1921 से 1951 के बीच में आपको देखने को मिलेगा थोड़ी बहुत मेडिकल फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो जाती हैं, तो पॉपुलेशन जो है थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टडी फेज। और देश जब आज़ाद हो जाएगा 1951 से 1981 के बीच में एकदम पॉपुलेशन में उछाल देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और एक टाइम ऐसा भी आया था भारत में जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव में थी भाई साहब। किस में थी? नेगेटिव में, मतलब पिछले टाइम पीरियड की तुलना में पॉपुलेशन कम हो गई। तो वो टाइम कौन सा था? 1911 से 1921 के बीच में। इस समय फूड सप्लाई बहुत लिमिटेड थी, यहाँ हर जगह पर फूड सप्लाई नहीं हो पाती थी, फेमाइंस, एपिडेमिक्स, बहुत सारी समस्याएं थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। डिकेडल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या है? तो P2 माइनस P1 अपॉन P1 मल्टीप्लाई 100। P2 क्या है? P2 है पॉपुलेशन ऑफ द प्रेजेंट ईयर, P1 क्या है? पॉपुलेशन ऑफ द बेस ईयर, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अगर मान लो अब प्रेजेंट में पॉपुलेशन ग्रोथ निकालनी है तो आप क्या करोगे? 2011 की सेंसस में से 2001 की सेंसस माइनस कर दोगे और 2001 की सेंसस से डिवाइड कर दोगे और मल्टीप्लाई 100 से कर दो। क्या निकल के आ जाएगी? आपकी निकल के आ जाएगी डिकेडल ग्रोथ रेट। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार पॉपुलेशन कितनी होगी? ये होगी 1350 मिलियन बाई 2025, मतलब लगभग 135 करोड़ पॉपुलेशन हो जाएगी 2025 तक। कौन कह रहा है ऐसा? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। किस स्टेट ने हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रिकॉर्ड की है? किस स्टेट ने? ध्यान रखना हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, तो ये है मेघालय। लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ किसने रिकॉर्ड की है? तो ये है नागालैंड। ये दोनों नए हैं, इसको कर लेना। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ परसेंटेज में अगर हम निकालें, पॉपुलेशन ग्रोथ किसमें निकालते हैं? परसेंटेज में अगर हम निकालें तो मेघालय, और सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ पर रही है? नेगेटिव में रही है, नागालैंड में। नेशनल यूथ पॉलिसी कब लॉन्च की गई थी? 2014 में। 2011 की सेंसस के अनुसार रूरल पॉपुलेशन कितनी इंडिया की? 68.84%, और अर्बन पॉपुलेशन कितनी इंडिया की? 31.16%। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। और कौन कौन से स्टेट्स में ज़्यादा परसेंटेज रूरल पॉपुलेशन का है? तो बिहार, सिक्किम में। भारत में कितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज हैं? शेड्यूल्ड लैंग्वेज आप समझते हो ना, जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो वो है 22। स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप कौन कौन से हैं भारत के? तो स्मॉलेस्ट में आ जाएगा संस्कृत, बोडो और मणिपुरी। इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी कौन सी है? मुस्लिम्स। देखो माइनॉरिटी क्या होती है? जिनकी संख्या कम हो, मेजॉरिटी क्या होती है? जिनकी संख्या ज़्यादा हो। तो भारत में सबसे ज़्यादा तो हिंदू हैं, पर इसके बाद जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटी हैं वो क्या कहलाएंगी? माइनॉरिटी। पर इन सब में भी माइनॉरिटी में भी सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? मुस्लिम्स की है। कौन से ऐसे स्टेट्स हैं या रीजन्स हैं जहाँ पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में? तो कश्मीर वैली, जम्मू एंड कश्मीर में, और लक्षद्वीप। ऐसे स्टेट्स के नाम बताओ जहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन पाई जाती है? तो गोवा, केरला, मेघालय, मिजोरम। ऐसे स्टेट्स, और नागालैंड भी आ जाएगा। ऐसे स्टेट्स के नाम बताओ जहाँ सिख पॉपुलेशन पाई जाती है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। जहाँ पे जैन पॉपुलेशन पाई जाती है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। जहाँ पे बुद्धिस्ट पॉपुलेशन पाई जाती है? महाराष्ट्र, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। मार्जिनल वर्कर और मेन वर्कर में क्या अंतर है? देखो, मार्जिनल वर्कर हम उसको कहते हैं ऐसा वर्कर जिसने कम से कम एटलीस्ट, या मतलब हम कह सकते हैं 183 दिन से कम काम किया हो। 183 डेज, 183 डेज का मतलब होता है 6 मंथ, एक साल में, ठीक है। अगर कोई वर्कर एक साल के अंदर 183 डेज या 6 महीने से कम काम करता है तो उसको हम बोलते हैं मार्जिनल वर्कर। और अगर कोई वर्कर एक साल के अंदर 183 डेज से ज़्यादा काम करता है या 6 महीने से ज़्यादा काम करता है, उसको हम बोलते हैं मेन वर्कर, ठीक है ना। कौन सी स्कीम चलाई गई है सरकार के द्वारा गर्ल्स की एजुकेशन को, सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए? तो वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब क्या है? क्लस्टर ऑफ हाउसेस जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन सेटलमेंट बोलते हैं। ये किसी भी साइज़ के हो सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी बन सकते हैं। और ह्यूमन सेटलमेंट में आपको देखने को मिलेगा लोग घर बनाते हैं, अलग अलग तरह के घर बनाते हैं, अलग अलग जगह पर बनाते हैं। अब आपको एग्जांपल ऐसी जगह को देने हैं जहाँ पर क्लस्टर्ड सेटलमेंट पाए जाते हैं। तो क्लस्टर्ड, अब आपको पता ही है, पास पास जो सेटलमेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्लस्टर्ड सेटलमेंट बोलते हैं। तो फर्टाइल एल्यूवियल प्लेन्स और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा क्लस्टर्ड सेटलमेंट पाए जाते हैं। हेमलेटेड सेटलमेंट कहाँ पाए जाते हैं? एग्जाम्पल दो। तो हेमलेटेड पाए जाते हैं मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन्स, छत्तीसगढ़, लोअर वैलीज ऑफ हिमालय। दो एंशियंट टाउन के एग्जाम्पल दो, तो मैं ज़्यादा दे रहा हूँ यहाँ पे, दो याद रखने आपको, बनारस, प्रयाग, पाटलिपुत्र और मदुरई।
और मिडिवल टाउन्स के एग्जांपल पूछ लिए जाएँ तो दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ और आगरा। सैटेलाइट टाउन्स के एग्जांपल तो देखो, सैटेलाइट टाउन क्या होते हैं, ऐसे टाउन जो किसी मेन टाउन के आसपास बसे होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखो दिल्ली, ये दिल्ली तो हो गया मेन टाउन, इसके आसपास आपको देखने को मिलेगा कई सारे टाउन बसे हुए हैं, जैसे फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, सैटेलाइट टाउन हो जाएंगे जो मेन टाउन के आसपास बसे होते हैं। तो गाजियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम ये सैटेलाइट टाउन है किसके, न्यू दिल्ली के। ये चीज़ आप ध्यान रखना। 2 टूरिस्ट प्लेस के नाम बताओ या टूरिस्ट टाउन्स के नाम बताओ। यहाँ गणेश सारे मैंने दे रखे हैं। टूरिस्ट मतलब घूमने के पर्पज से जहाँ जाते हैं हम लोग, तो नैनीताल, शिमला, जोधपुर, जैसलमेर, माउंट आबू, मसूरी। रिलीजियस टाउन्स के एग्जांपल पूछ लिए जाएँ तो रिलीजियस में मतलब यहाँ पे धार्मिक इनका इंपॉर्टेंस होता है। वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, अजमेर कैसे टाउन हो जाएंगे, रिलीजियस। माइनिंग टाउन के एग्जांपल रानीगंज, झारिया, डिगबोई, अंकलेश्वर ये हो जाएंगे माइनिंग टाउन्स। इंडस्ट्रियल टाउन्स के एग्जांपल पूछ ले जहाँ पे इंडस्ट्री पाई जाती है तो मुंबई, सलेम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, भिलाई। कमेंट करके बताओ सलेम कहाँ पर है, कोयम्बटूर कहाँ पर है, मोदीनगर कहाँ पर है, जमशेदपुर कहाँ पर है, भिलाई कहाँ पर है। कमेंट करके बताओ इन स्टेट्स के नाम। गिव दी एग्जांपल ऑफ 2 एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स क्या होते हैं, जहाँ पर मतलब सरकार एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है जहाँ से, ठीक है। जनरली जितनी भी हमारी कैपिटल्स होती हैं वो होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। तो न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, भोपाल, जयपुर, मोदीनगर, कई सारी चीज़ आप बता सकते हो ना, सॉरी गांधीनगर, है ना। गिव द एग्जांपल ऑफ 2 एजुकेशनल टाउन्स। एजुकेशन के लिए फेमस हैं जैसे रुड़की, अलीगढ़, पिलानी, कोटा, इलाहाबाद। हाउ मेनी क्लासेस सेंसस ऑफ इंडिया क्लासीफाई अर्बन सेंटर्स। भारत की जो सेंसस है इसने अर्बन सेंटर्स को कितने भागों में क्लासीफाई किया है, तो 6 भागों में क्लासीफाई किया है। क्लास 1 टाउन क्या होते हैं, ऐसे शहर जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा हो उसको हम क्या बोलते हैं, सिटी या क्लास 1 टाउन। मेट्रोपॉलिटन टाउन किसको कहते हैं, ऐसे शहर जहाँ पे पॉपुलेशन 1 मिलियन से 5 मिलियन के बीच में हो। ध्यान रखना 1 मिलियन से 5 मिलियन के बीच में अगर किसी शहर की पॉपुलेशन है तो उसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन टाउन। मेगा सिटीज़ किसको कहते हैं, ऐसे शहर जिनकी पॉपुलेशन 5 मिलियन से ज़्यादा है, 5 मिलियन का मतलब 50 लाख से ज़्यादा है, उसको हम बोलते हैं मेगा सिटीज़ या मेगालोपोलिस। राइट द नेम ऑफ एनी 2 मेगा सिटीज़। तो 2 मेगा सिटीज़ के नाम बताने हैं तो ये हुई ग्रेटर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर। ज़्यादा एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि याद रह सके। विच इज़ द लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन ऑफ इंडिया, तो वो है ग्रेटर मुंबई। राइट द एनी 3 यूजेज ऑफ लैंड। लैंड के 2-3 यूज बताने हैं यार, तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट बता सकते हो, कुछ भी है ना। हु मेंटेन द लैंड यूज रिकॉर्ड्स। तो लैंड यूज रिकॉर्ड्स को कौन मेंटेन करता है, तो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। हु मेजर द ज्योग्राफिकल एरिया, सर्वे ऑफ इंडिया मेजर करता है। व्हाट डू यू मीन बाई बैरन और वेस्टलैंड। तो बैरन मतलब बंजर भूमि, वेस्टलैंड मतलब जिसको यूज नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी लैंड जो कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं की जा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैरन लैंड बोलते हैं। मगर टेक्नोलॉजी की सहायता से हम इसको क्या कर सकते हैं, सही बना सकते हैं, ठीक है। अगर मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करें तो ऐसी लैंड जिसको नॉर्मली कल्टीवेट नहीं किया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, बैरन लैंड बोलते हैं। और फिलहाल हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है ये इसको क्या नहीं कर सकती है, कल्टीवेट करने लायक नहीं बना सकती है। तो बैरन, हिली टेरेंस, डेजर्ट लैंड्स, रेवाइंस, ये ऐसी लैंड है जो बैरन लैंड है जिसको हम प्रेजेंट में जो टेक्नोलॉजी उसके सहायता से फिलहाल कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त नहीं बना सकते। पास्चर लैंड या ग्रेजिंग लैंड कौन सी होती है, तो देखो भाई पास्चर लैंड मतलब जो चारागाह के लिए जो ज़मीन होती है जहाँ पे पशु चरते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पास्चर लैंड बोलते हैं। तो ये परमानेंट भी हो सकती है, परमानेंट नहीं भी हो सकती है। और गाँव की जो कॉमन ग्रेजिंग लैंड होती है वो पास्चर लैंड में ही आती है। कुछ इसका प्राइवेटली ओन्ड भी होता है, कुछ लोगों के पास प्राइवेट भी होती है पास्चर लैंड। ज़्यादातर जो एरिया होता है विलेज पंचायत के अंडर में होता है और ऐसी ज़मीन को जनरली हम बोलते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, CPR। कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होती है, अगर किसी ज़मीन को, ध्यान रखना, अगर किसी ज़मीन को 1 से 5 साल तक अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाए, अगर किसी ज़मीन पर 1 से 5 साल के बीच में आप खेती नहीं कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, कल्चरेबल वेस्टलैंड। फैलो का मतलब है उसको बिना जोते छोड़ दिया, बिना यूज करे छोड़ दिया। करंट फैलो लैंड क्या होती है, अगर किसी ज़मीन को 1 साल या 1 साल से कम समय के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं करंट फैलो लैंड। और फैलो अदर देन करंट फैलो क्या हो जाएगी, ऐसी ज़मीन जिसको 1 से 5 साल के बीच में अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं फैलो अदर देन करंट फैलो। तो तीनों में दोबारा सुन लो, करंट फैलो लैंड को ऐसी होती है ऐसी ज़मीन जिसको हम 1 साल से कम के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ रहे हैं तो उसको हम तो बोलते हैं करंट फैलो लैंड। फैलो अदर देन करंट फैलो लैंड क्या हो जाएगी, 1 से 5 साल के लिए छोड़ देंगे अनकल्टिवेटेड। कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या हो जाएगी, अगर किसी ज़मीन को मोर देन 5 ईयर कैसे छोड़ दो आप, अनकल्टिवेटेड छोड़ दो तो उसको हम बोलेंगे क्या, कल्चरेबल वेस्टलैंड। ओके। नेट सोन एरिया क्या होता है, तो नेट सोन एरिया मतलब कितने एरिया पर हम रियली में क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स उगा रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नेट सोन एरिया। जैसे ये टोटल एरिया है, टोटल एरिया में से इतने एरिया में हम क्या कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं। तो फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन और हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया।
लैंड यूज चेंज का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, अब पहले कुछ और यूज होता था, अब कुछ और यूज हो रहा है। जैसे पहले ज़्यादातर लैंड का यूज एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए होता था, आज की डेट में नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए लैंड का यूज बढ़ता जा रहा है। तो इट रेफर्स टू चेंज इन यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड फ्रॉम वन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अनदर। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है, तो ग्रॉस सोन एरिया को डिवाइड कर दो नेट सोन एरिया से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी। टू खरीफ क्रॉप के एग्जांपल मिलेट, मेज, ज्वार, कॉटन। खरीफ क्रॉप जो आपकी रेनी सीजन में उगाई जाती है, ध्यान रखना है ना। रबी क्रॉप्स जो आपकी विंटर सीजन में उगाई जाती हैं, वीट, ग्राम, बार्ले, मस्टर्ड। और जायद क्रॉप्स, जायद क्रॉप आपको पता है आपके रबी के सीजन और खरीफ के सीजन के बीच में कौन सी क्रॉप उगाई जाती हैं, जायद। एग्जाम्पल आ जाएगा इसका कुकुम्बर, वाटरमेलन, मस्कमेलन, वेजिटेबल्स। कितने परसेंट एरिया पे फूड ग्रेन्स उगाए जाते हैं भारत में, तो 2/3 एरिया पे फूड ग्रेन्स उगाए जाते हैं भारत में। कितने परसेंट एरिया पर आपको देखने को मिलेगा सीरियल्स ग्रो किए जाते हैं, सीरियल्स मतलब अनाज ग्रो किए जाते हैं भारत में, तो 54% एरिया पर सीरियल्स ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। हाउ मच सीरियल्स आर प्रोड्यूस्ड बाई इंडिया ऑफ द वर्ल्ड, भाई वर्ल्ड का कितना परसेंट सीरियल भारत प्रोड्यूस करता है, अनाज 11%। फाइन ग्रेन्स के एग्जाम्पल दीजिए, राइस, वीट। कोर्स ग्रेन्स के एग्जाम्पल दीजिए, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी, ये कोर्स ग्रेन हो जाएंगे। विच क्रॉप इज द स्टेपल क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, स्टेपल मतलब मुख्य आहार है वर्ल्ड का, तो वो है राइस। राइस उगाने के लिए किस टाइप का क्लाइमेट चाहिए, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट में इसको ग्रो किया जाता है। राइस की अलग अलग वेराइटीज़ के नाम बताओ, ओस, अमन, बोरो। और राइस इंडिया में वर्ल्ड का कितना परसेंट ग्रो किया जाता है, 21.6% प्रोड्यूस होता है इंडिया में राइस वर्ल्ड का। राइस के मामले में इंडिया का कौन सा नंबर है, सेकंड नंबर है। फर्स्ट नंबर पर कौन है, चाइना है। अच्छा, राइस उगाने वाले 2-3 स्टेट्स के नाम बताओ, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। कितना वीट इंडिया ग्रो करता है वर्ल्ड का, 12.3%। वीट उगाने के लिए किस टाइप का क्लाइमेट चाहिए, तो ये चाहिए आपका टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए भाई साहब वीट उगाने के लिए, टेम्परेट, जहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है। वीट जब ग्रो करते हैं तो आपको टेम्परेचर चाहिए कम, मगर वीट की जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो टेम्परेचर चाहिए ज़्यादा। वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के नाम बताओ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ज्वार के प्रोडक्शन में लार्जेस्ट प्रोडक्शन कहाँ से होता है, कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वार प्रोड्यूस होती है, महाराष्ट्र। कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा तूर की दाल प्रोड्यूस होती है, तो वो है महाराष्ट्र। ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप कौन सी होती है, ऐसी क्रॉप्स जो कम पानी में भी सर्वाइव कर जाती हैं। जैसे अपना थार डेजर्ट है, यहाँ पे बरसात कम होती है, तो ऐसे में भी जो क्रॉप अपने आप को सर्वाइव कर जाए उसको हम बोलते हैं ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप। का एग्जाम्पल हो जाएगा बाजरा। कौन सी क्रॉप्स फर्टिलिटी बढ़ाती हैं सॉइल की, तो पल्स बढ़ाती हैं, क्योंकि पल्स आपको पता है जनरली कुछ पल्स कैसी होती हैं, लेग्यूमिनियस फैमिली से बिलोंग करती हैं, और इनकी जो रूट्स होती हैं उसमें नोड्यूल्स पाए जाते हैं, और नोड्यूल्स में आपको देखने को मिलेगा राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देता है। ग्राउंड नट के प्रोडक्शन में लीडिंग स्टेट कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान। फ्रॉस्ट सेंसिटिव क्रॉप, पाला मतलब पाला पड़ने से खराब हो जाती है क्रॉप, तो कौन सी है, पाले के प्रति सेंसिटिव क्रॉप, तो वो है मस्टर्ड, सरसों की फसल। ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप के एग्जांपल और दीजिए, रागी, बाजरा, मूंग, ग्राम, है ना। और वाटर इंटेंसिव क्रॉप, ऐसी क्रॉप जिनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो राइस, जूट और शुगर केन। तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट माय डियर्स। 100 क्वेश्चन हमने कर लिए, और एक और वीडियो में लाऊंगा जिसमें आपके लगभग 100 सवा से क्वेश्चन और मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे लगभग पूरे हो जाएंगे। मन लगा के तैयारी करें, घबराना बिल्कुल नहीं है। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट मेरी तरफ से, खुश रहिए।